स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहुंच गए हैं वो स्टडी करेंगे। सो आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, जो फ्लक्स वर्ड है उनका मतलब तो आप सब फेमिलियर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक वर्ड तो हम सबको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन से आया है, पर जो फ्लक्स वर्ड है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू वे ऑफ फ्लो। अब फ्लक्स तो सबको समझ में आ गया कि कोई चीज़ फ्लो हो रहा हो उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक का फ्लो होना क्यों बताया गया है, मतलब क्यों ज़रूरी है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ना। इसी के थ्रू हम गॉस लॉ में पहुँचेंगे, जो हमको ये सिखाएगा कि कोई एक एनक्लोज्ड सरफेस के तौर पे हम उसके अंदर कितना चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड निकाल पाए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैं ओरली बता रही हूँ आपको। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है, और वो एरिया हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब एरिया के डायरेक्शंस नहीं होते। पर इन क्लास 11th मतलब हम 11th में स्टडी कर चुके हैं कि एरिया को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे तो इट कैन बी मेजर्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सो एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे रख सकते हैं थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला, और एरिया को वेक्टर के तौर पे रखने से हमको क्या मिल गया? एरिया के डायरेक्शंस। सो यहाँ पर हमको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक हमारे पास कोई सरफेस रहता है। मान लो कि वो सरफेस मैंने कुछ ऐसे बनाया है। अब ये सरफेस आपका सर्कल भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई एक सरफेस आप देख लो। मतलब वो मैं क्लोज्ड सरफेस में भी नहीं जा रही हूँ, आप 2 डायमेंशनल सरफेस का एजम्पशन अपने दिमाग में रखो। अब इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रहे हैं, ठीक है, मतलब उससे हो के कितने लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रहे हैं, यही आपका मेन कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल रहता है वो रहता है आपका फाई, ये फाई बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, हमको बाद में पता चलेगा, पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसीलिए हम इसके नीचे छोटा सा ई लिखते हैं। और इसके फॉर्मूला हम डेरिवेशन के तौर पर लिखेंगे कि क्यों फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। सो हम पहले इसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में जो एक एरिया है, मतलब एक पोर्शन है, एरिया है, उस एरिया से कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस पास होते हैं। अब वो परपेंडिकुलर पैरेलल कब होते हैं वो हम एक छोटे से प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को आपको कैसे समझना है? पेपर को आपको कैसे समझना है? इस पूरे पेपर का जो इतना बड़ा पोर्शन है, ये पूरे पेपर का जो इतना सा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये आपको कैसे समझना है? एरिया वेक्टर के तौर पे। ये पूरा आपका क्या है? एरिया है। अब इससे जो लाइंस हमको एजम्पशन के तौर पे लिखना है उसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। अब ये एरिया वेक्टर से हमको क्या पास करवाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये मेरे पास एक पेन है, अब ये पेन को आपको पूरे लेक्चर में क्या समझना है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इसी को मैं इस छोटा सा होल बना के रख दी हूँ, पर एक्चुअल में कहीं आपको सरफेस में होल नहीं दिखता। होल आपको मैं इसीलिए बना के रखी हूँ क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको, मतलब परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रिक लाइंस इतना शार्प नहीं होता कि आपका कोई सरफेस में मतलब प्रैक्टिकली वहाँ पर होल हो जाए। वो आपका इमेजिनरी तौर पर हमको सोचना पड़ता है। अब ये आपका क्या है? एरिया है, और ये हमारा क्या बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एरिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के एरिया को मैंने क्या किया है? प्लेस किया है। अब इसी एरिया में मैं क्या करूँगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाऊँगी। अब हमको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करवाना है? पास करवाना है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ नोटिस करना है कि एरिया वेक्टर का पोजीशन कहाँ पर है। समझ आ रहा है आपको? एरिया वेक्टर का पोजीशन कहाँ पर है? मेरे हाथ आपके सामने है ना, मतलब इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो टुवर्ड्स द कैमरा जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर मैं इससे होके गुजर के पास करवाऊँ तो मेरा जो वेक्टर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर लाइन आएगा, मतलब डायरेक्शन आएगा, वो भी क्या हो जाएगा? अलॉन्ग विद द एरिया डायरेक्शन। मतलब एरिया का जिस तरह आपका वेक्टर लाइन जा रहा है, मतलब जिस तरह आपका डायरेक्शन जा रहा है टुवर्ड्स आपका आपके तरफ आ रहा है ना,
अब ये वाला जो मेरे पास पेन है, ये पेन आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका टुवर्ड्स द, मतलब हम बोल सकते हैं कि अलोंग द पेपर वेक्टर, मतलब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब अलोंग द पेपर ये पेन जब मूव कर रहा है इन अ एंगल, इन अ मेक एन एंगल, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल बन रहा है। पर आप सोच के बताओ कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का बन रहा है। कोई ये वाला पेपर है, ये पेपर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये पेपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब ये जो एरिया है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा घेर के रखा है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने पेन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया, तो यहाँ से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के एरिया को अगर पेनिट्रेट करते हुए, अगर भेद करते हुए इसको निकलूँ, तो यहाँ से मुझे कितना एंगल मिलेगा, आप ही सोच के बताओ। एक तो यहाँ से एक एंगल जा रहा है, ठीक है, ये आपका एंगल कितना जाता है एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। मतलब हम जब भी किसी भी एरिया को बनाएंगे, मान लो कि ये मैंने कोई एरिया बनाया, उसके एरिया का जो वेक्टर्स है, मतलब ये एरिया के जितने भी डायरेक्शंस होंगे मैग्नीट्यूड के साथ, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन होंगे। ऑलवेज परपेंडिकुलर मतलब वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा अपने पोजीशन से नहीं होंगे, वो जैसे आपका पेपर है या फिर जैसे आपका ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट में से आपका वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। ओके, सो आई थिंक कि यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि आपका जो वेक्टर है, मतलब हम बोल सकते हैं जो पेपर का हमने मतलब जो एरिया का हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया था वो कैसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर। अब ये वाला आपका एक परपेंडिकुलर लाइन क्या हुआ, मूव हुआ। अब ये जो पेन है उसके साथ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। मतलब इस पेन को मैंने क्या समझा था, इस पेन को मैंने क्या समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये एरिया के साथ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करूँगी, आप ही सोच के बताओ कि कोई एक पाइप है, ठीक है, उसमें से अगर मैं पानी को पाइप के साथ अगर मूव करूँ तो मैं अगर ऐसे पूछूँ आपको कि उस पाइप से कितना पानी बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब अगर मैं नल के साथ पाइप को बिल्कुल सीधे पॉइंट से जॉइंट कर दूं और फिर नल को ऑन करूं और फिर आपको पूछो कि कितना पानी बाहर से बह के चला जा रहा है, आप बोलोगे ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सब पानी तो पाइप के अंदर से होके गुजर गया ना, मतलब पाइप के बाहर तो कोई पानी रहा ही नहीं। तो यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट ही तो हमको यहाँ लगाना है कि मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया का जो वेक्टर लाइन है वो अगर परपेंडिकुलर जा रहा है, अगेन उसके अलोंग आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो भी अगर उसके साथ जा रहे हैं, तो आपका एंगल ही नहीं बन रहा, आपका एंगल 0 डिग्री बना रहा है। और 0 डिग्री को हमको एक फॉर्मूले के तौर पर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो 0 डिग्री को हम एज्यूम कर लिए कि 0 डिग्री आपका जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एरिया वेक्टर के साथ आपका अलोंग डायरेक्शन मूव करे तभी आपका वहाँ 0 डिग्री बनेगा। ये पेपर को मैंने ऐसे ही रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट एवरी टाइम आपका ऐसे दिखेगा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा भी दिखा और ऑब्जेक्ट के साथ अगर जो मतलब ऑब्जेक्ट आपके एरिया की तरह काम कर रहा है ऑफकोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अगर आपके ऑब्जेक्ट के किसी भी डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर उसके साथ मूव कर गए तो भी हम उसको 0 डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री के डायरेक्शन पर ही काउंट करेंगे। तो यहाँ तक ये क्लियर कि आपका जो 0 डिग्री है वो उसको कैसे काउंट किया जाता है, जब भी अलोंग द वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ हमारा क्या दिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तभी हमको 0 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि वहाँ पर कोई एंगल बन ही नहीं रहा। इज इट क्लियर? अच्छा। अच्छा, अब ये हमारा एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि कंडीशन फर्स्ट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो 3 कंडीशंस आपको बुक में ऐसे एजम्पशन के तौर पे मिलेंगे, पर आपका जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, तब इसके अलग अलग डिग्री में आपको कॉस थीटा का फाइंड करना है वैल्यू। सो आपको फर्स्ट 0 डिग्री समझ में आ गया, जब किसी एंगल कोई एंगल बन ही नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में। सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप भी लिख लो, फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली towards an area and forms
एन एंगल विच इज कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट वाला एंगल? कॉस थीटा वाला। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, पर परपेंडिकुलर आपका एवरी टाइम वेक्टर, और साथ ही साथ जो हम बोलेंगे कि जो आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वही परपेंडिकुलर होते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, ठीक है, ये अभी करेंगे। ओके, सो कौन सा वाला कॉम्पोनेंट? कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, और एंगल फॉर्म करेंगे कॉस थीटा किन के बीच में? बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। हो गया? ये आपको समझना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है वो आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बनाता हुआ दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस से सीधा आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो पास करता हुआ दिखाई देगा, और ये आपका किस वाला एंगल वाला कंपोनेंट होना चाहिए? कॉस थीटा वाला। और कॉस थीटा वाला एंगल होने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, थीटा का वैल्यू 90 कब होता है। सो 0 वाला तो हमको समझ में आ गया कि व्हेन अलोंग द, मतलब मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आता हुआ हमें दिख रहा है। अब इसके उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में हमने एक सरफेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को प्लेस कर दिया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन से हो रहा है। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है, मतलब ये भी हमको स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तब इसके बीच में कौन सा वाला हमको कंपोनेंट लेना है? कॉस थीटा वाला। और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेने के बाद भी हमको 0 डिग्री एंगल मिल रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो हम बोलेंगे कॉस 0 डिग्री इसमें से हमको निकालना है। और किन के बीच में? ई डॉट डी एस, मतलब ई डॉट डी एस को अगर हम वेक्टरली इंटू करेंगे तो हमारे पास कॉस प्रोडक्ट आएगा, मतलब कॉस थीटा आएगा। अगर हम इसको हटा दें और साथ साथ ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, मतलब हमारे पास टोटल ई डी एस इज इक्वल्स टू फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक वाला। मतलब ये इसका तो छोटा सा डेरिवेशन हो गया। अब हमको समझना है कि थीटा का वैल्यू 90 कब होता है। ये जो हम अभी प्रैक्टिकली समझे पेपर और पेन के साथ, वो आपका थीटा का वैल्यू कब 0 हो सकता है उसका कंडीशन था। अब हमको थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कब हो उसका कंडीशन समझना है, ठीक है। सो एक और कंडीशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स जिससे कंफ्यूज ना हो तो हम वो वाला कंडीशन भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। सो ये 0 डिग्री एक और कंडीशन में हो सकता है। मान लीजिए कि आपका जो, पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि जो आपका सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस सीधा है, मतलब सरफेस का जो फेस है वो जैसे हमने पहले वाले कंडीशन में रखा था सेकंड वाले कंडीशन में वैसे ही है। बस हमने इस बार क्या किया है, चेंजेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। मतलब जैसे ये वाला लाइन जा रहा था ना, इस बार ये आपका ऐसे ही जा रहा है, ये एरिया वेक्टर, पर इस बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने कर दिया टेढ़ा। समझ रहे हो आप? मतलब इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रहे हैं। इसमें हमको डाउट ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब तो परपेंडिकुलर नहीं है, अब तो वो एक अलग एंगल बना लिए। अब हमको यहाँ पर एक रूल फॉलो करना पड़ता है विच इज़ कॉम्पोनेंट रूल। सो कॉम्पोनेंट रूल मैंने बोला कि यहाँ पर हमको कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट चूज़ करना पड़ता है। डेफिनेशन में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टुवर्ड्स एन एरिया एंड फॉर्म्स एन एंगल विच कॉस थीटा, विच component cos थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब cos थीटा वाला कंपोनेंट के बीच में जहाँ पर आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा, किसके बीच में बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के, वही वाला कंपोनेंट हमको लेना है, मतलब वही वाला एंगल हमको लेना है। सो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक आपका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, राइट, और एक आपका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ई कॉस थीटा। अच्छा, कौन सा कॉस थीटा लेना है, कौन सा साइन थीटा लेना है, पता है? अच्छा, कॉस थीटा वाला कौन सा लेना है? जो आपका, मतलब हम फर्स्ट में ये सोचेंगे कि जहाँ पर आपका सरफेस एरिया से पास करता हुआ दिखाई दे, वही वाला पास करता हुआ दिखाई दे जो सबसे पास हो सरफेस एरिया के। मतलब ये वाला आपका पेपर है और ये वाला आपका पेन है। अब ये वाला पेपर, मान लो कि ये वाला पेपर आपका सीधा ही है, ठीक है, मैंने सीधा ही रखा है। अब ये पेपर को मैंने क्या किया, इससे मतलब
ये वाला सरफेस है, अब इस सरफेस को मैंने अपने फेस की तरफ रखा है, पर मैंने चेंजेस क्या किया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 डिग्री में ऐसे कंपोनेंट बना रही थी, अगेन 0 डिग्री में ही हम देखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो फील्ड है वो बस मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया। अब हमको ये दिखा कि ये वाला परपेंडिकुलर तो नहीं है, पर परपेंडिकुलर नहीं होने की वजह से हमको एक रूल फॉलो करना पड़ा, विच इज़ कॉम्पोनेंट रूल। कॉम्पोनेंट रूल में हमको कॉस थीटा वाला ज़्यादा पास पड़ रहा है, इसीलिए हमको जो ऐसे डायरेक्शन पे मिले, इस डायरेक्शन पे जो आपका यहाँ से आपका जो ये दिख रहा है ना, जो आपका लाइन दिखेगा कॉस थीटा वाला, वही कॉस थीटा वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। मतलब ई कॉस थीटा हम कंपोनेंट लेंगे और वही कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस थीटा के साथ आपका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलाउ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम ई डी एस कॉस 0 इस कंडीशन में भी रख सकते हैं। आप डायग्राम ये वाला भी बना सकते हो। अच्छा, बस आपको कॉम्पोनेंट बना देना है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है कि साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्या हो रहा है। साइन थीटा कॉम्पोनेंट कॉस थीटा कॉम्पोनेंट जैसे सरफेस को पूरा पेनिट्रेट करता हुआ निकल रहा है, पर जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो सरफेस को जस्ट टच करके निकल जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये अगर कंपोनेंट कॉस थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला है। आपको कहीं से दिख रहा है क्या कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट टच कर, मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट पूरा पेपर को पेनिट्रेट करता हुआ निकल रहा है। साइन थीटा वाला कंपोनेंट पेपर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, मतलब सरफेस को साइन थीटा वाला कंपोनेंट जस्ट छू के निकल जा रहा है। पर आपका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, जो कि हमने हॉरिजॉन्टली चेक किया इस कंडीशन में, आपका एवरी टाइम हॉरिजॉन्टली होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो वर्टिकल भी हो सकता है। पर हमने इसमें जैसे मैंने पेपर को जैसे पकड़ा हुआ है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला सरफेस आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कंपोनेंट आपका कॉस थीटा है, और ये वाला आपका साइन थीटा। साइन थीटा इज ओनली टच्ड द सरफेस, नॉट पेनिट्रेटेड। तो हम बोलेंगे कॉस थीटा इज द मेजर एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपका एंगल कितना बनेगा, cos 0 डिग्री। ठीक है, E डॉट डी एस वाला कंडीशन, और E डी एस इज इक्वल्स टू फाई ई ही होगा। ठीक है, फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब हमको थर्ड कंडीशन देखना है। यहाँ पर तो सब लाइंस पैरेलल जा रही थी, आपको सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने कंपोनेंट चूज़ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही एरिया वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश किया। मतलब एरिया वेक्टर के साथ ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ ही ड्रॉ करने की कोशिश किया। पर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा सरफेस एवरी टाइम परपेंडिकुलर, मतलब आपको सरफेस जो है वो एवरी टाइम सीधा ना हो, मतलब स्ट्रेट ना हो, आपको सरफेस टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो सरफेस का पोजीशन एवरी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना होने पर आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आता है वो एवरी टाइम 90 डिग्री आता है। मतलब जो आपका इस बार ये वाला, हम ये वाला मिटा देते हैं, इतना समझ गए आप। हमको थर्ड कंडीशन पढ़ना है, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 90 डिग्री विल बी फॉर्म्ड ना। अच्छा, अब ये वाला मान लो कि मेरे पास सरफेस था, ठीक है। अब ये सरफेस आपका क्या है, इस बार टेढ़ा है, ये वाला डी एस जा रहा है टेढ़ा, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका स्ट्रेट है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, अब डी एस के तो कंपोनेंट नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर कंपोनेंट को देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये वाला एक कंपोनेंट निकलेगा विच इज़ अगेन साइन थीटा एंड इट इज़ अगेन कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसमें जो आपका सरफेस है वो कैसे बन रहा है। मान लो कि मैंने थोड़ा सा अपने सरफेस को रोटेट कर दिया, ठीक है। अब इस सरफेस को अगर मैं रोटेट कर दूं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ठीक है, पर पेनिट्रेट कर रही है। अब मान लो एक ऐसी कंडीशन आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका सरफेस मतलब जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो टच नहीं कर पाई, ठीक है। सो हम इस बार क्या करेंगे कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, आप सोच रहे हो कि शायद हम साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे एज इट इज़ पेनिट्रेटेड द एरिया एज इन परपेंडिकुलर वे, बट नो द साइन थीटा वाला कंपोनेंट हम इस बार नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ऐसे वाला, उस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को जो हमारे पास मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रिजल्टेंट में कॉस 90 डिग्री आ सकता है। मतलब इसका अगर मैं कॉस 90 कर दूँ
बजाय हम साइन 0 करें, अगर मैं cos 90 करके वैल्यू लूँ, cos 90 करके, सो मेरा E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू E डी एस cos 90 डिग्री, तो मेरा आंसर आ सकता है ई डी एस। अगर मैं साइन 90 लेती, ठीक है, सो मेरा साइन 90 का वैल्यू 0 आ जाता, ठीक है। सो हाँ, फाई ई इज इक्वल्स टू साइन 90, सो मैं साइन 90 ली तो यहाँ पर पूरा वैल्यू मेरा 0 आ गया। सो अगर मैं साइन कॉस 90 ली तो मेरा वैल्यू 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर साइन 90 लेती तो मेरा 1 आ जाता और ई डी एस का वैल्यू निकल जाता, और ई डी एस नॉट पॉसिबल एज इट इज़ अ वेक्टर क्वान्टिटी, सो वी हैव टू मतलब हमको जितना संभव क्या करना है उसके साथ चलने की कोशिश करना है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन ही गलत हो जा रहा है अगर हम ई डी एस कॉस 90 ना ले तो, ठीक है। अगर हमारा सरफेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना हो। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से कंडीशंस में आपका पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन्स, और कहाँ कहाँ कंडीशंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हमको गॉस लॉ पढ़ना है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से हमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ना। ओके, ये आपने लिख लिया, मैं मिटा दूँ? ओके, आई थिंक प्रैक्टिकल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कब cos 90 बनता है, कब cos 0 डिग्री बनता है। सो आपको अगर समझ में आया सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, अब हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ही रहे होंगे आप, जहाँ पर आपका फोर्सेस लग रहा है कूलम्स लॉ में, उनके बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं उनके बीच में कैसे लाइंस बनते हैं। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से बाहर जाती हुई दिखती है और नेगेटिव में अंदर आती हुई दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरह हमको प्रॉपर्टी समझ के रखना है कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका लिखिएगा कि द इलेक्ट्रिक लाइंस आर स्टार्ट्स फ्रॉम positive terminal and ends to negative terminal। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉजिटिव फील्ड है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस इन्फिनिटी तक जाती है भागती हुई, और आपका ये इन्फिनिटी लाइन से जो लाइंस आपके जाते हैं नेगेटिव फील्ड में वो आती हुई दिखती है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में आपका इन्फिनिटी तक जाता है और नेगेटिव में इन्फिनिटी से आता है। ये आपका मेजर एक पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका ये हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर वाई। इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, सो आप इसको पूरा लिखिए। क्या है? द सेकेंड पॉइंट, the electric field lines never intersecting each other। Why? आप ही सोच के बताओ कि यहाँ पर अगर मैंने दो चार्जेस मान लो बना दिए आमने सामने, अब यहाँ से आपका फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ, पूछूँ आपसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस बनाया वो मैंने इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया, मतलब मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया? बोलिए। मैं तो ऐसे ही बना सकती थी जगह बचाने के लिए, पर मैंने ऐसा क्यों बनाया? इसका एक ख़ास रीज़न है। अगर मेरे पास जो डायरेक्शंस हैं उसके अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, टेंजेंट मतलब समझते हैं जिस फील्ड से आपका मूवमेंट हो रहा है डायरेक्शन का, उसी फील्ड के पॉइंट से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचना जिससे हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता लग जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, मतलब कुछ ऐसे, और
यहाँ पर आपका अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता हुआ लाइन दिखाएगा कुछ ऐसे। सो ये वाला भी ऐसे ही होगा, ये वाला भी ऐसे ही होगा। सो टेंजेंट का मतलब ये होता है कि हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए साइंस की, पर अगर मैं इंटरसेक्ट कर दूँ, ठीक है, मतलब चार्जेस के फील्ड्स के लाइंस को, सो यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जा रहा है जो कि दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अब जो दो लाइंस है वो अलग अलग जा रहे डायरेक्शन पे, ये भी पता है, कोई ऐसे डायरेक्शन पे होता हुआ जा रहा था, कोई इसके नीचे से डायरेक्शन होता हुआ जा रहा था, पर हमने एक ऐसा पॉइंट बना दिया जिससे आपका जो टेंजेंट है वो कभी ऐसे शो करेगा, ठीक है, और कभी ऐसे शो करेगा। मतलब ये दोनों ऐसे डायरेक्शन में मूव हो जा रहे हैं जिससे हमको एक डायरेक्शन पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक और बाकी आपका इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आमने सामने तो है। दोनों का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था कि हमको बिल्कुल समझ में आ जाए कि आपका डायरेक्शन इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ ही जा रहा है। आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से आपका जो डायरेक्शन है वो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इससे ही हमको एक और डायरेक्शन मिल रहा है। आपका सर्कुलर वे में अगर हम चले लूप में तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली मिल जा रहा है। पर अगर मैं आपका डायरेक्शन को ऐसे बना दूँ तो आपको क्या लगेगा कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना। हमको एक इनका मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि इनका जाने का रास्ता कहाँ पर है। एक्चुअल में पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हमको बेसिक साइंस दिखाई देने चाहिए डायरेक्शंस की। यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। सो हम इसीलिए इंटरसेक्टिंग नहीं कर सकते। सो अगर हम टेंजेंट बनाएं इंटरसेक्टिंग के बीच में तो हमारा दो डायरेक्शन हो जाएगा एंड टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज टू डायरेक्शंस आर ऑल्सो नॉट एवन। मतलब हम बोल सकते दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है वन पॉइंट में। ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। बाकी तो मैंने समझाया कि दो डायरेक्शंस अलग अलग मूवमेंट दिखा रहे थे। सो दैट्स वाई इट कैन नेवर पॉसिबल दैट द इंटरसेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है। सो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ कंडक्टर। ठीक है, इन अ कंडक्टर ऑलवेज शोन इन अ परपेंडिकुलर ऑनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक और चीज़ मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थर्ड पॉइंट क्या है, वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स always going outwards from any कंडक्टर लिख देती हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा, हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं गॉस लॉ के थ्रू। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला मान लो कि हमारे पास कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर के बीच में आपको पता रहना चाहिए कि कितना चार्ज होता है, ज़ीरो। ये हम प्रूफ करने वाले हैं गॉस थ्योरम के थ्रू। अब ये कंडक्टर का जो बीच का सेंट्रल चार्ज होता है, अंदर इनर चार्ज होता है, वो ज़ीरो होता है और इसका सारा चार्ज आपका सरफेस पे रहता है। अब ये सरफेस में रहने के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव से बाहर जाती है। अब ये एवरी टाइम परपेंडिकुलर ही होती है। मतलब हम कहीं भी पोजीशन को अनदेखा करके कभी भी हम एक एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। क्या रीज़न है? देखिए, जो आपका पॉजिटिव चार्जेस है वो एक कंडक्टर के सरफेस में, पूरा सरफेस में फैला हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये एक मेटेलिक बॉल है। ये मेटेलिक बॉल की सरफेस में पूरा पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है, चार्जेस के मतलब प्लस चार्ज के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ भागती हुई दिख रही है। अब यहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि ये एवरी टाइम परपेंडिकुलर क्यों है। अब परपेंडिकुलर होने का ये रीज़न है, मान लो कि मैंने एक यहाँ पर कोई अलग डायरेक्शन पे क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर नहीं है मान लो। अब परपेंडिकुलर अगर नहीं होगा तो यहाँ से अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दो कंपोनेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ड्रॉ किया, अगेन मैंने यहाँ से एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट ड्रॉ किया। सो यहाँ से मुझे क्या होगा, एक नुकसान। क्या नुकसान? कि अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर प्लस चार्ज भी है
सो प्लस चार्ज और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो दोनों को क्या करेंगे, धक्का देंगे, मतलब एक फोर्स अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से फोर्स अप्लाई करते करते यहाँ पर अगेन ये वाला एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये प्लस चार्ज फिर इसको फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला कंपोनेंट बनते 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 एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसके थ्रू हमको चार्जेस का मूवमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्जेस का मूवमेंट इन अ कंडक्टर के सरफेस में नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम कंडक्टर सरफेस में चार्जेस फ्लो करवा देंगे, ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ ना करें तो, एंगल ड्रॉ ना करें तो, सो हमारा नुकसान ये होगा कि जो हमारा करंट है, ठीक है, मतलब जो हमारा हमें पता है कि चार्जेस का फ्लो मतलब चार्जेस का मूवमेंट ही करंट का मूवमेंट कहला सकता है। सो अगर इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सो हमको ये देखने को मिलेगा कि एक रीज़न के थ्रू ड्यू टू वन रीज़न, कौन सा रीज़न, टू फ्लो एनी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आपको ये लिख लेना चाहिए, वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हमको बोलना चाहिए वी शुड हैव, शुड दिख रहा है, शुड हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब अगर हम एक कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का मूवमेंट करवा दें, सो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो हमें पता है कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट वी कैन नॉट मूव एनी ऑफ चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका मूवमेंट हो तो जाएगा, पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका मूवमेंट ऑफ चार्जेस से करंट फ्लो होता है, पर एक्चुअल में कंडक्टर के बीच में ज़ीरो चार्ज होता है, और जिसके थ्रू हमको ये देखने को मिलेगा कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन नॉट मूव अ चार्ज, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर तो हम इजीली चार्ज मूव करवा सकते थे, पर यहाँ से हम चार्ज को मूव नहीं करवा सकते जब तक हम किसी इस कंडक्टर में एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इंड्यूस ना करें, और साथ साथ इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रॉस एंड्स अगर हम ना लगाएं तो। सो एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करवाने के लिए सबको ऐसा लग रहा होगा कि अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ज़ीरो है कंडक्टर में, तो कैसे हमारे कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि कंडक्टर के चारों मतलब अंदर की तरफ है। अब ये आपका रैंडमली मूव करता है। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हम जब इसके थ्रू आउट वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ देते हैं, विच इज़ आई आर इज इक्वल्स टू वी होता है। सो वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ, वी आपका v इज इक्वल्स टू आई आर हो जाता है। तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर v अपॉन आर, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस भी आ जा रहा है कहीं ना कहीं। सो हम ये देखना है हमको कि जो हमारा मूवमेंट रहता है, ठीक है, चार्जेस का, वो आपका पॉसिबल हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे, और साथ साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंसेप्ट पॉसिबल है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिना हमको प्रैक्टिकली ये करना नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकली ये होगा ही नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू समझना है, ठीक है। और अंदर आपका ज़ीरो ये रहता है, क्या बोल सकते हैं, चार्ज, और ज़ीरो चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर पाता है इन अ रैंडम डायरेक्शन। और रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के बाद आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। कब है इलेक्ट्रॉन्स, जब आपका यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया हो। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आपका ये इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके थ्रू हमको करंट मिलता है कंडक्टर के मतलब कंडक्टर के सरफेस के थ्रू, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम एनी कंडक्टर। यहाँ पर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर विच इज़ नॉर्मली आउटवर्ड्स। आई होप कि इट इज़ क्लियर। अब हम आई थिंक कि इतना ही पॉइंट्स क्लियर रहेगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, और जितना मेन पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर करवाने की कोशिश किया। अब हम इसके थ्रू पढ़ेंगे गॉस लॉ, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया इतना पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे क्या, गॉस लॉ। सो आपको क्या लगता है गॉस लॉ मतलब क्या होगा? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही डेरिवेटेड है गॉस लॉ। सो हम
स्टार्ट करते हैं पढ़ना। गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो डेरिवेशंस रहते हैं गॉस लॉ के, एक सर्कुलर फॉर्म की तरह, मतलब एक स्फेरिकल शेल्स की तरह, और एक सिलिंड्रिकल शेल्स की तरह। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है वो समझते हैं। व्हाट इज़ गॉस लॉ? ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है? अच्छा, पहले समझ लीजिए गॉस लॉ होता क्या है। इट इज़ यूज्ड इन 3 डायमेंशनल, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे हम 2D में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमको ये देखना है कि जितने भी डायरेक्शंस होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो ऑलवेज द शेप जो रहेगा, आपका मेन शेप जो रहेगा, ऑब्जेक्ट का शेप जो रहेगा, वो उसमें से आउटवर्ड डायरेक्शन वाला डायरेक्शन देना ही पॉसिबल है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि गॉस लॉ का एग्जैक्टली डेफिनेशन का मतलब क्या है और डेफिनेशन है क्या। सो इट इज़ सेड दैट गॉस लॉ, आप लिखिए गॉस लॉ states that the total electric flux is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by a closed surface is called, या फिर इस कॉल्ड मत लिखिए, गॉस लॉ से लिखिए enclosed in a closed surface, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, गॉस लॉ स्टेट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed in a closed surface। देखिए, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई देगा, उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमको सरफेस की, जो सरफेस आपका क्लोज नहीं है, उसमें से क्लोज सरफेस को एज्यूम करना ही गॉस लॉ कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास ही अगर कोई समुंदर के पास हम गए, समुंदर में कितना पानी है हमको कैसे चेक करना है, मतलब हम समुंदर का पानी तो मेजर नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कितने फ्लो हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो तो कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आउट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, सो हम गॉस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई समुंदर है या फिर कोई ओशन है, ओशन से अगर हम किसी यूटेंसिल में पानी जमा कर लें, उससे अगर उठा के अगर पानी को जमा करें, सो हम इतना बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूटेंसिल को हम वेट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में पानी कितना है ना। मतलब ओशन का तो पानी नहीं बता सकते, पर हमने यूटेंसिल का पानी बताया। उसी तरह क्लोज्ड सरफेस, मतलब हमको एक कैपेसिटी की तरह एक यूटेंसिल काम किया, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस मतलब ऐसा कोई सरफेस जिसके अंदर हम चार्ज को जमा कर सके, उसी प्रोसेस को हम गॉस थ्योरम के नाम से पता करेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये आपका एक क्लोज सरफेस रहेगा। गॉस थ्योरम का मेन जो डेफिनेशन आपको पढ़ना है, वहाँ ये आपका जो क्लोज सरफेस है, ये आपका ऐसे दिखेगा। क्लोज सरफेस के बीच में जो, मतलब हम ज़्यादातर कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। और गॉस लॉ में आपको कैसे दिखेगा, मान लीजिए कि कोई सर्कल है, कोई स्फीयर है, इसके बीच में आपको कोई ओ पॉइंट चार्ज दिखेगा, मतलब पॉइंट दिखेगा। अब ये ओ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रेडियस की तरह वर्क करेगा, विच इज़ आर, ठीक है। हम एवरी गॉस लॉ के जो शेप्स के जो हम रेडियस लेने वाले हैं, उनको हम स्मॉल आर से इस क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो इसके थ्रू आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो आउटवर्ड द डायरेक्शन बनेंगी, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, एवरी टाइम आउटवर्ड। हमें पता है कि इसके अंदर भी लेना हो सकता है एरिया परपेंडिकुलर, बट एवरी टाइम हमको क्लोज सरफेस की आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेना पॉसिबल है इन गॉस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला डायरेक्शन आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ ds, मतलब जहाँ हम क्या देख रहे थे, cos 90 ऐसे वैल्यू देख रहे थे इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब हमने इनक्लोज किया, मतलब हमने चार्ज का इनक्लोज किया विद इन एनी क्लोज सरफेस, उसी को हमने गॉस थ्योरम का नाम दिया। इतना क्लियर? अच्छा, आई थिंक कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ सरफेस एरिया वेक्टर मूव करता है, तब कौन सा डिग्री बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर।
कौन सा डिग्री बनता है, cos 0 डिग्री, ठीक है, ओके। अब ये वाला पॉइंट आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट से कट किया जाता है, ये एलिमेंट आपका P पॉइंट से कट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट से हमको पढ़ना है पूरा गॉस लॉ, और ये गॉस लॉ आपका हमको एज्यूम करना है, ठीक है। एवरी टाइम हमको कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा और वो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन में बता देगा, उस इनफाइनाइट पोजीशन से भी फाइंड करके दिखाना पड़ेगा हमको गॉस लॉ कैसे निकलेगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड। से गॉस लॉ इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जा रहा हो, उसी ऑब्जेक्ट का एक इनक्लोज्ड सरफेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस लॉ की तरह, और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था कि एफ ई इज़ इक्वल्स टू ई डी एस, हमने पढ़ रखा है। अब अगर मैं एफ ई इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दूँ, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, मतलब आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अगर मैं करूँ, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल्स टू फाई विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपका ये भी है गॉस लॉ की तरफ, पर एक्चुअल में हमको इन दोनों को इक्वेट करना है, तो हम दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एज वी नो दैट जो आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, या फिर हम बोल सकते हैं ई डी एस है, वो डी हो आपका क्या है, डेल्टा है, मतलब आपका ये जो एस का जो डेरिवेशन है वो आपका स्मॉल एलिमेंट के लिए है, हमको पूरे सरफेस के लिए करना है। सरफेस कैसा है वो देखना पड़ता है। अगर आपका कोन है सो उसके लिए अलग पूरा टोटल सरफेस बनेगा, अगर आपका सिलेंडर है तो उसका आपका टोटल सरफेस एरिया अलग बन जाएगा। पर यहाँ पर हम अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर का आपका कितना सरफेस एरिया रहता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पर ई डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, मतलब आपको अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन करो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, विच इज गॉस लॉ थ्योरम। सो यहाँ पर आप कौन सा इंटीग्रेशन करोगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर एक छोटा सा हमको गोल सा क्लोज कर देना, मतलब इस इंटीग्रेशन को क्लोज करना है, क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है, इसीलिए तो हमारे पास डी एस का एक पर्टिकुलर सा फॉर्मूला भी आ रहा है, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। सो हम यहाँ पर क्या लिखे, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमको ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डॉट क्यू अपॉन, या फिर हम बोल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेशन, मतलब पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन क्लियर हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हुआ, गॉस लॉ के, और गॉस लॉ किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फंक्शनल derivation which derives the main formula of electric field. Is it clear? I hope it is clear. अब हमको गॉस लॉ के कुछ important measurements पढ़ने हैं according to the two different kinds of shapes. So हम इस क्लास में 2 different shapes ही पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, मतलब अभी हम स्फीयर और सिलेंडर का पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, गॉस लॉ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम को कुछ न्यू चीज़ नोटिस करना है। क्या क्या, हमें बताएं कि मान लो कि हमारे पास एक, अच्छा आई होप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फीयर नहीं है, एक मेरे पास सरफेस है, और ये वाला आपका जो सरफेस है वो क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट है, मान लो ये शीट है। इस शीट का आपका जो एरिया है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब यहाँ का एरिया आपका इनफाइनाइट पोजीशन में जा रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, गॉस लॉ लगाऊंगी, हाँ।
सो गॉस लॉ कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कि मैंने एक सिलेंडर को एज्यूम किया। किसको एज्यूम किया? सिलेंडर को। सिलेंडर बहुत इजीली भेद करता हुआ दिखाई देगा। सो अगर मैं सिलेंडर को एज्यूम करूँ, इसके बीच से मान लो कि ये वाला आपका पेपर था। अब ये पेपर से बीच से आपका बहुत इजीली सिलेंडर बन जाएगा। ये एक सिलेंडर दिख रहा है आपको। अब ये सिलेंडर आपका यहाँ से बीच से बहुत इजीली निकल जा रहा है। इसी चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ये वाला आपका शीट है। अब ये शीट में आपका क्या जा रहा है? सिलेंडर। अब ये वाला आपका क्या है? सिलेंडर का एंड्स। देखिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। ये आपका सिलेंडर और ये आपका जो पेपर है या फिर जो जहाँ से आपने सरफेस को छेद करते हुए निकला, वो सरफेस का पार्ट है। सो ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये आपका कोई सरफेस ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट का कोई सरफेस था, उसके थ्रू सिलेंडर पास हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि सिलेंडर में आपका एरिया वेक्टर और बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे मूवमेंट कर रही है, उसके अलावा हमका कॉस थीटा का डिग्री निकलेगा। अब अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है कि आपका जो सरफेस है वो क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये आपका एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर मैं ऐसे उसके अंदर से घुसा रही हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेंगे? यहाँ से ऐसे। ठीक है। अच्छा, और बीच का जो है, बीच का क्या है? थोड़ा सा चेंज है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका एक एनक्लोज्ड जगह में ये क्या हो जा रहा है, और इन दोनों के बीच को मैंने क्या किया है? इन्फिनिटी पर लगाया है। अब देखिए कि अगर मैं इसके अलॉन्ग देखूँ तो यहाँ पर cos 0 डिग्री टू एंड्स में पॉसिबली बन जा रहा है। बस बीच में ही मेरा क्या बन जा रहा है? cos 90 डिग्री। अच्छा, ये आप किसी भी एंगल बना सकते हो। आपको अगर ऐसे बनाना है, आप ऐसे ही बना सकते हो। ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हो। अगेन इसमें भी देखिए, अगर आपका ऐसे ही बनाना है तो यहाँ पर आपका cos 0 निकल जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी एंगल पे अगर आप देखो तो cos 90 डिग्री आपको दिखेगा। सो अगर आपका ऐसे ही बनाना है वैसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब cos 0 मतलब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है। ई नेट इज इक्वल्स टू कितना होता है? φ1 + φ2 + φ3। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जितने होंगे उसको क्या करना है? ऐड। मतलब हमारे पास फर्स्ट क्या था? 2 ही हमारे पास cos 0 थे। मतलब ई नेट इज इक्वल्स टू ई डी एस cos 0 डिग्री प्लस अगेन ई डी एस cos 0 डिग्री। और यहाँ पर हमको लिखना है कि डी एस भी एक डायरेक्शन पे है, ई भी एक डायरेक्शन पे है। आई होप कि मैंने गलत लिख दिया। ये सरफेस से है तो डी एस भी एक डायरेक्शन पे है और ई भी एक डायरेक्शन पे है। यहाँ पर अगेन डी एस एक डायरेक्शन पे और ई भी एक डायरेक्शन पे। और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे और आपका क्या है? अलग। मतलब 90 डिग्री आपका कौन सा है? देखिए, आपका ऐसे जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ से जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि आपका जो बीच का पार्ट है, देखिए प्रैक्टिकल कर के समझिए तो आपको इजी लगेगा। देखिए, ये आपका पेपर है। अब ये पेपर आपका क्या है? सरफेस है। सरफेस के बीच से आपका क्या जा रहा था? इलेक्ट्रिक लाइन्स हमको दिख रहा है। ठीक है। मान लो कि ये वाला आपका सिलेंडर है, ये पूरा पेन आपका सिलेंडर है। अब ये पेन में आपका क्या हो जा रहा है? इसके अंदर क्या दिख रहा है? ये सिलेंडर मान लो। अब ये सिलेंडर के अंदर आपका क्या जा रहा है? मान लो कि ये रिफिल है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो। अब ये आपका क्या हो जा रहा है? मूव हो रहा है। अब मान लो कि एक डायरेक्शन पे इसको मैंने स्टॉप किया। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपका जो अब यहाँ पर जो आपका एंड है, मतलब 2 एंड हमको जो दिख रहा है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। अगेन एरिया वेक्टर यहाँ से भी निकल रहा है, एरिया वेक्टर यहाँ से भी निकल रहा है। मतलब यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 0 डिग्री बन रहा है। बीच में कैसे समझ पा रहे हैं cos 90 डिग्री बन रहा है? कैसे? देखिए, बीच में जो लाइन है वो जो एरिया है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा
अलग बना दिया है। एरिया को मैंने बीच से क्या किया था, पेनिट्रेट किया था। सो पेनिट्रेट के थ्रू जो आपका एरिया बना बीच में, वो आपका परपेंडिकुलर नहीं, आपका मतलब परपेंडिकुलर बना, और मतलब वो आपका एक सिंपल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा। जैसे हमने दो एंड्स को मूवमेंट करवाया। सो हमने यहाँ देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो तो सीधा जा रहा था, पर सरफेस में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। हमने पढ़ा है ना, सरफेस में चेंजेस आया तो इज इक्वल्स टू cos 90 रखना है। सो सरफेस में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, और जिसके थ्रू सरफेस ने क्या किया, अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन को फॉलो किया, और यहाँ पर आपको cos 90 डिग्री मिला। ठीक है, हमने देखा ना, यहाँ पर पेपर के साथ साथ डायरेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग आपका सरफेस बन रहा है। अलग सरफेस का मतलब ही होता है कि cos 90 डिग्री वाला फॉर्मूला, और एज इट इज़ द सेम पोजिशन, सो वी हैव टू टेक द cos 90 डिग्री, बट इन अदर कंडीशंस इफ देयर आर अदर एंगल्स, सो वी कैन टेक द मिनिमम cos 90 डिग्रीज वैल्यू ना। अच्छा, वो हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने वाले हैं, पर अभी हमको ये देखना है कि बीच में आपका cos 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये नीचे से भी ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, पर आपको cos 90 डिग्री ही लेना है बीच में। ठीक है, ड्यू टू सरफेस पोजीशन चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं सरफेस में आपको चेंजेस आया। ठीक है, सरफेस को हमने क्या किया, छेद। अच्छा, ये भी सेम, इसी का भी मैंने ऐसे ही डायरेक्शन बनाया था वर्टिकली, तो ना सेम है। सो आपका टोटल इसका क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू हमारे पास cos 0 और cos 90, हाँ ई डी एस cos 90 भी है बीच के लिए। सो हमने टोटल क्या देखा कि ई डी एस cos 90 तो 0 हो गया, क्योंकि cos 90 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से आपका 0 ही आ जाता है। और साथ साथ हमारे पास जो 0 डिग्री प्लस में है, उनको क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 2EDS, वेयर अगर हम ई नेट को अगर हम फाई ई लिखना चाहें और 2EA लिखना चाहें, तो हम इसके साथ फाई ई का जो फॉर्मूला हमें पढ़े हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA लिख सकते हैं, और साथ साथ हम Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ के अब अगर आए हैं, सो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए है, सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए ही होगा। और यहाँ पर अगर मैं Q की जगह सिग्मा ए रखूँ, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 2EA अगर मैं लिखूँ, ए को अगर कैंसिल कर दूँ, तो आपका जो 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आप E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डेरिवेशन के थ्रू रख सकते हो। इसके थ्रू हम एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि अगर दो हम यूनिफॉर्मली चार्ज शीट को अगर हम रखें आमने सामने, तो कैसे चार्जेस हमको दिखाई देंगे, इस वाले डेंसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना रहता है। सो आज के क्लास में हम उतना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यही समझे इनफाइनाइटली, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग नहीं बोल सकते, या फिर इनफाइनाइटली शीट, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के अराउंड है। ठीक है, यही है सेम चीज़, बस हमने उसमें सिलेंडर और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर को इस्तेमाल करना है। फाइन, ओके। अब हम दूसरा क्वेश्चन का टॉपिक लिख लेते हैं, विच इज़ फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा उसमें, और किसके लिए, फॉर सिलेंडर गॉसियन सरफेस हमको सिलेंडर लेना है, और वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होना चाहिए आपको क्वेश्चन। सो फाइंड द, क्या होगा क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई वायर है, उस वायर में चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज्ड वायर है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ज्ड वायर, अच्छा हमारे पास जो एरिया था ना, वो पिछली बार चार्ज था, ओके। सो आई थिंक मैंने चार्ज लिखा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर लिख देते हैं, चार्ज्ड वायर। अच्छा, वो वाला भी चार्ज ही था ना। अच्छा, अब ये वाला चार्ज है, अब ये वाला चार्ज हो जाने के बाद हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इनके जो एंड्स है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हमको क्या करना है कि इनके अंदर एक गॉसियन सरफेस को, सिलेंडर गॉसियन सरफेस को करना है एज्यूम। हो गया सिलेंडर। अब ये वाला आपका क्या बना, पार्ट बना, जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, अपने 3
पोजीशंस बनेंगे, यहाँ से हम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए कि आपका जो प्लस चार्ज है वो कैसे मूव करेगा आउटवर्ड, है ना। ये वाला तो आपका लेंथ अभी इनफाइनाइट है, सो हम लेमडा यूज़ करेंगे, पर इनफाइनाइट है। सो हम इसको जब हम लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू आउट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी के लिए जो चार्जेस है वो क्या करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे। सो ये वाला आपका ई है, ये भी आपका ई है, ये भी आपका ई है, ये भी आपका ई है, और साथ साथ जो डी एस है मतलब एरिया वेक्टर है वो भी आपका ऐसे है। ठीक है, मान लो कि ये आपका कोई सिलेंडर शेप है, अब ये आपके जो सरफेस है वो कहाँ बाहर की तरफ ही है ना, सो यहाँ पर आपका सरफेस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इसका देखिए ये वाला जो आपका सरफेस दिखाई दे रहा है, गोल वाला सरफेस, यहाँ पर आपका कैसा है, मान लो कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, पर सरफेस आपका इस बार क्या है, यहाँ से आपका हो जा रहा है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया है, अपना नेगलेक्ट पोर्शन स्टार्ट किया अपना, मतलब यहाँ पर सर्कल दिख रहा है ठीक है, पर यहाँ पर आपका एक मतलब एक हमने न्यू चीज़ देखी कि जैसा ऐसे मूव कर रहा था ये, और ये वैसे मूवमेंट नहीं हो पा रहा, ये आपका एक लॉन्ग वायर की तरह मूव कर रहा था, पर ये वाला दो पोर्शन आपका एक फील करवा रहा है कि ये वाला ख़त्म होने वाला है। सो यहाँ पर आपका जो सरफेस है उसमें चेंजेस होने की वजह से अगेन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी आपका जो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा तो जा रहा है, पर सरफेस आपका 90 डिग्री बना रहा है। दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं कि सरफेस आपका आगे की तरफ जा रहा है, पर इतना वाला पोर्शन आपका अराउंड मूव कर रहा है, और ये एक फिक्स्ड है, और यहाँ पर आपका फिक्स नहीं है, यहाँ पर पोर्शंस आपके मतलब जा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट हो ही रही है इनकी। सो ड्यू टू सरफेस चेंजेस अगेन cos 90 डिग्री इज़ फॉलोड। ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा ही मूव होगा अगर इनफाइनाइट की बात हो रही है, सो 90 डिग्री ही आपका होगा दो एंड्स में। ठीक है, सो यहाँ पर आपका डी एस बनेगा, डी एस, यहाँ पर भी आपका डी एस बनेगा, यहाँ पर आपका ई और ई तो बन ही जाएगा, और इनके बीच का एंगल cos 90। सो अगेन ई नेट आप इतना लिख लेंगे, ई नेट इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस एक और क्या था, ए डी एस कॉस 0 डिग्री। कहाँ था 0 डिग्री? यहाँ पर, जहाँ पर अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एरिया वेक्टर मूव कर रहा था। ठीक है, इधर से भी कोई एक लेना, मतलब पोजीशंस के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पोजीशन या सेकंड या थर्ड ऐसे। ठीक है, आपको लग रहा होगा शायद दो तो एक ही है, हमने एक ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों दो तरफ से इनफाइनाइट है, इट इज़ लॉन्ग वायर केस था। सो दो तरफ से इनफाइनाइट है, सो 2 पोजीशंस कैन बी टेकन, सो 2 पोजीशन ही हमको लेना है। अगेन थर्ड पोजीशन आपको ये वाला पोजीशन लेना है जहाँ से आपका एक फिक्स्ड पोजीशन वेक्टर मिल रहा है, और ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री का ही आपको परफेक्ट आएगा फॉर्मूला, से ई डी एस इज इक्वल्स टू फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, हमें पता है कि लेमडा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल रहता है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन क्यू पर यूनिट लेंथ विच इज़ एल। सो कैसे एल, सो हम यहाँ पर क्यू की जगह लेमडा एल भी लिख सकते हैं, ई डी एस इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम डी एस का फॉर्मूला लिखना चाहें, हमें पता है कि सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इट इज सिलेंडर, सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल, सो ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, वेयर एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, और पाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू ई। इतना क्लियर? अच्छा, ये आपका फॉर सिलेंडर का एक पोजीशन मिल गया। अब ये पोजीशन डिसाइड करेगा कि आपका जो आपका जो स्ट्रेट लॉन्ग वायर है उसके किस तरह के मटेरियल पर है। मान लो कि ये जो वायर है वो नॉन कंडक्टर सॉलिड है, सो नॉन कंडक्टर सॉलिड आपका क्या करेगा, सरफेस में, मतलब सिलेंडर तो एक एग्जम्पशन है गॉस लॉ का। अब
सिलेंडर के अंदर में जो वायर है वो भी अगर सिलेंडर के तौर पे हम चेक करें तो पूरे वायर में आपका क्या रहेगा, चार्ज फ्लो करते रहेगा, उसके सरफेस पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो इसके थ्रू हमारा अलग सा आ सकता है वैल्यू, आएगा वैल्यू। सो अगर हम इसको कंडक्टर के थ्रू देखें, सो कंडक्टर के थ्रू आपको सरफेस में चार्ज फ्लो करता है, जिसके थ्रू हमारा जो नेट इनसाइड आ जाता है ना, मतलब इनसाइड में अगर हम गॉस लॉ का अप्लाई करें, मतलब गॉस लॉ के जो सिलेंडर है वो इनसाइड द वायर हमको एज्यूम करना है, ठीक है। सो हमारा जो ज़ीरो, मतलब जो कंडक्टर के तौर पे जितने भी हम देखते हैं ना गॉस लॉ, वो इनसाइड एवरी टाइम ज़ीरो ही आता है, और ये वाला जो कंडीशन हमने देखा वो आउटसाइड था, ठीक है। और हाँ, ये वाला आपका कंडीशन जो था वो हम बोल सकते हैं आउटसाइड था। और अगर हमको ऑन द सरफेस देखना है, ठीक है, ऑन द सरफेस देखना है, सो जस्ट हमको r इज इक्वल टू आर कर देना, मतलब जो स्मॉल r रहता है वो कैपिटल R के इक्वल रहता है। सो यहाँ पर आपका अगर आउटसाइड से ऑन द सरफेस देखना है ना, सो जस्ट रिप्लेस द स्मॉल r विथ कैपिटल R, ठीक है। हम ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन से पढ़ते हैं।